फर्स्ट ऑफ ऑल, आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राइजिंग जालोर की मीट में हम सब यहाँ पे और पधारे हैं। मैं जालोर जिला प्रशासन, रिको जालोर और डीआईसी जालोर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और राजस्थान सरकार भी धन्यवाद की पात्र है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट समिट के प्रोग्राम हो रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को सरकार के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे। इसलिए राजस्थान सरकार, जालोर प्रशासन, रिको जालोर और जिला उद्योग केंद्र जालोर धन्यवाद के पात्र है। मैं सीए प्रवीण परियार भिनमाल से हूं और मुझे एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी और अदर पॉलिसीज के बारे में बताने के लिए बुलाया है। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज जो जरूरी है और क्या है? कृषि आधारित प्रदेश है जहां लोगों का मुख्य रोजगार कृषि है और आज के समय में हम देखते हैं कि जो फसल हमारे यहाँ होती है, जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है, वो हमारे यहाँ से बाहर जाता है, उसका बाहर प्रोसेसिंग होता है और फिर वही प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बन के हमारे यहीं पे सेल होने के लिए आता है। मीनवाइल ये है कि हमारा ही प्रोडक्ट, हमारे यही उत्पादन हुआ जिसका बाहर प्रोसेसिंग होके वापस अपने यही बिकने आता है, तो इसका जो वैल्यू एडिशन का फायदा है वो हमें नहीं होके किसी और को होता है या किसी और प्रदेश को होता है, किसी और इन्वेस्टर्स को होता है। सरकार यही चाहती है कि जो प्रोसेसिंग बाहर होती है उसकी बजाय जालोर में हो जाए, तो वैल्यू एडिशन जालोर में एग्रो बेस इंडस्ट्रीज विकसित हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के उद्यम डेवलप हो। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है, जैसे कॉटन, जूट, शुगर, एडिबल ऑयल, फ्लोर मिल, राइस मिल, पल्सेज मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और इन दिनों में सोलर इंडस्ट्रीज को भी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में डाला हुआ है। हमें क्यों जरूरत है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को और स्पेशली जालोर में करने का मौका मिलता है? यहाँ के जो फार्मर हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस को उत्पादन कर रहे हैं, उनको उनके उत्पादक की अच्छी प्राइस मिल पाए। कुछ एग्री प्रोड्यूसेस ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, 2 या 3 दिन 4 दिन में वो खराब हो जाते हैं, जस्ट लाइक टमाटर, सब्जी, वेजिटेबल्स, ये तो उनके लिए यहाँ कोल्ड स्टोरेज डेवलप हो जाए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए जिनसे वो पेरिसेबल गुड्स खराब ना हो, या फिर उनको अगर यहाँ से प्रोसेसिंग करके ही बाहर भेजा जाए तो वो चीजें खराब ना हो और यहाँ का जो उत्पादन है उसको सही वैल्यू मिल पाए। इसीलिए भी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज का डेवलप होना जरूरी है। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं और पहले एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 19 हुआ करती थी, उसके रिप्लेसमेंट में एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी और एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के लिए रिप्स 24 में स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है। फिर पीएमएफएमई है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, रिप्स 24, एआईएफ, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, CGTMSE, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर फॉर प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कैपिटल सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन फॉर रूरल वेयरहाउस गोडाउन, सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और कृषि संपदा जो भारत सरकार की स्कीम है। इस तरह से
एग्रोबेस इंडस्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर रखी है। सबसे पहले एग्रोबेस इंडस्ट्रीज रिप्स 24 में स्पेशल पैकेज के तहत स्पेशल पैकेज दे रखा है जो फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें अगर आप कोई इंडस्ट्रीज यहां डेवलप करते हैं तो आपका जो EFCI है, एलिजिबल फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। मतलब आपने जो भी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया उसका 50% कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट देगी और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। इसी के साथ आपको कैपिटल सब्सिडी के साथ में इंटरेस्ट की सब्सिडी है। अगर आपका लोन 5 करोड़ तक है तो आपको 6% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। अगर आपका लोन 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आपको 4% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। और अगर आपका लोन 10 करोड़ से 50 करोड़ तक है आपको 3% ब्याज की सब्सिडी है। इसके अलावा भारत सरकार की एक स्कीम चलती है AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, AIF बोलते हैं जिसको, डेवलपमेंट फंड, उसमें 3% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। अगर आप 5 करोड़ तक का लोन लेते हैं 6% आप रिस्क में क्लेम करो, 3% आप AIF में क्लेम करो, टोटली 9% आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी और साथ में 1.5 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी है। अगर आपका कोई FPO है जो SC ST और वुमेन एंटरप्राइजेज वुमेन के द्वारा ओन्ड है तो उसको 5% कैपिटल सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगी। इसी के साथ में आपको मंडी टैक्स 100% फ्री 7 इयर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग के आती है वो 100% माफ है 7 साल के लिए। और अगर आप कोई एग्रोबेस इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं और आपको जब लैंड परचेज करने जाते हैं या कन्वर्जन करने जाते हैं तो आपका स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस लगता है, वो दोनों भी 100% माफ है। उसके बाद में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF है जो भारत सरकार का है। AIF के तहत अगर आप 2 करोड़ तक का लोन लेते हैं या 2 करोड़ से ज्यादा भी लेते हैं तो आपको फायदा 2 करोड़ तक मिलेगा। उसमें आपको 2 करोड़ तक के लोन के लिए कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम के तहत कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। इसको अभी 2 करोड़ से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 5 करोड़ कर दिया। CGT MSE के साथ अलाइन कर रहे हैं बट अंडर प्रोसेस है। AIF के तहत 3% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। और जब आप किसी बैंक को कोलेटरल प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो बैंक आपकी CGT MSE फीस चार्ज करती है, तो वो CGT MSE फीस 100% माफ है। इसी के साथ इस स्कीम के तहत अगर आप जाते हो तो कोई भी बैंक आपका ब्याज रेट 9% से ज्यादा नहीं, तो जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 25% कैपिटल सब्सिडी है। और अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सीलिंग गवर्नमेंट ने दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद में अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेवलपर हैं, लैंड डेवलप करते हैं या कॉम्प्लेक्स इस तरह का कुछ काम करते हैं और अगर उन्हें इंटरेस्ट हो कि वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाए या फूड पार्क या वेस्ट प्रोसेसिंग पार्क बनाए, तो रिप्स 24 में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला है कि अगर कोई इन्वेस्टर इस तरह का इन्वेस्ट करे तो गवर्नमेंट उनको सर्कल रेट पे लैंड अवेलेबल कराएगी। गवर्नमेंट आपको सर्कल लैंड पर यानी कि DLC रेट पर आपको लैंड अवेलेबल कराएगी और उस लैंड पे आपको इंडस्ट्रियल पार्क या प्राइवेट पार्क, फूड पार्क डेवलप करना है। उसकी कुछ कंडीशन है कि अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहो और अगर आप एरिया कैटेगरी 1 में हो यानी कि जालोर, तो आपको 30 एकड़ का लैंड चाहिए। और अगर आप एरिया कैटेगरी 2 या 3 में हैं तो आपको 20 एकड़ जमीन में बनाना है। मतलब इतनी जमीन आपको गवर्नमेंट से परचेज करनी है। और अगर आप फूड प्रोसेसिंग पार्क या वेस्ट प्रोसेसिंग पार्क बनाना चाहो और अगर आप एरिया कैटेगरी 1 में हैं तो आप 15 एकड़ की जमीन में डेवलप करके बना सकते हैं। और अगर कैटेगरी 2 या 3 में है तो आप 10 एकड़ में भी बना सकते हैं। एकड़ का मतलब होता है जस्ट लाइक 1.5 बीघा और समथिंग, कुछ थोड़ा ऊपर।
अगर आप फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाना चाहो तो 20-22 बीघा जमीन गवर्नमेंट से परचेज करके आप फूड पार्क डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको सर्कल रेट पर लैंड अवेलेबल कराएगी, सब्जेक्ट टू जिस एरिया में आप करना चाहो वहां पर गवर्नमेंट की लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप इस तरह का डेवलपमेंट करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम आती है कि वहां पे लाइफ करती है कि अगर आप इस तरह का डेवलप करते हो तो आपकी जो पार्क की बाउंड्री वॉल होगी वहां तक आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी लाके देगी। ये उनके लिए जो इन्वेस्टर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें इंटरेस्टेड हो। रेदर देन रिप्स 24 में और भी बहुत सारी सब्सिडी है। ये छोटे छोटे यूनिट और एमएसएमई के लिए था। अगर आप बड़े यूनिट लगाते हो तो उसमें कैपिटल सब्सिडी 13% से लेके 28% है। डिपेंड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट साइज क्या है और आप किस एरिया में जा रहे हो, उस बेसिस पे आपको 13% से लेके 28% तक की गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी देती है। उसके साथ ही आपको टर्नओवर लिंक सब्सिडी मिलती है, जिसमें आप जितना टर्नओवर करो उसका 1.2% से लेके 2% तक सेल टर्नओवर का 10 साल तक गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। और इसी के साथ गवर्नमेंट आपको जब आप सेल करते हो, गुड्स बेचते हो, तो उस पर जीएसटी लगता है। तो उस जीएसटी में एसजीएसटी का जो पार्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है, उसका 75% 7 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट आपको देगी। इसमें यूनिट जितनी भी बड़ी हो, मैक्सिमम सीलिंग बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई यूनिट लगाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है लैंड, जमीन चाहिए। जब आपको जमीन चाहिए, या तो आपकी जमीन खुद की हो या तो फिर आप गवर्नमेंट से रिको एरिया से लैंड लें। अगर आपकी खुद की जमीन है तब आपको सिर्फ कन्वर्जन कराना है। और अगर आपके पास खुद की लैंड नहीं है, जैसे अभी बहुत सारे एमओयू हुए, उस एमओयू में ऑप्शन था कि आपकी खुद की लैंड है या तो फिर आपकी लैंड नहीं है। अगर आपकी खुद की लैंड नहीं है और आसपास में रिको इंडस्ट्रीज एरिया है तो आप रिको इंडस्ट्रीज एरिया से जमीन परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब आप रिको से जमीन परचेज करने जाते हो तो आपके पास में 2 ऑप्शन, या तो आप खुद का करके स्कीम चला करती थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें आपको ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। अब रिप्स 24 में मर्ज कर दी है और जो आपको ब्याज की सब्सिडी एमएलपीवाई के तहत मिलती थी वो अब आपको रिप्स के तहत मिलेगी, जिसमें 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 6%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक 3% का प्रोविजन रिप्स में है। देन फिर पीएमईजीपी है, सब जानते ही होंगे। एक बहुत अच्छी स्कीम ये है, अगर आप किसान हैं और डेयरी फार्मिंग और है ना रूरल पोल्ट्री फार्म बनाता है तो 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, मैक्सिमम 25 लाख। अगर आप बकरी पालन करते हैं या भेड़ पालन करते हैं तो इसी स्कीम के तहत 50% कैपिटल सब्सिडी है, मैक्सिमम 50 लाख। और एक भारत सरकार का मिशन चलता है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आरजीएम। वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत ही मैनेज होता है। और इस स्कीम के तहत अगर आप गाय पालन करते हैं तो काऊ फार्मिंग में आपको 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती है और मैक्सिमम 2 करोड़। और इस स्कीम की खूबसूरती ये है कि जो भी सब्सिडी मिलती है वो एज ए मार्जिन मिलती है, यानी कि पहले आपकी सब्सिडी अप्रूव होती है जो मार्जिन में काउंट होती है। तो आप अगर गाय का पशुपालन करना चाहे तो मैक्सिमम 50% कैपिटल सब्सिडी के साथ 2 करोड़ तक का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लगाते हैं गाय पालन का तो आप 2 करोड़ तक की मैक्सिमम सब्सिडी उठा सकते हैं। फिर मैंने बोला कि जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स है, वो कुछ टाइम में खराब हो जाती है। तो उसके लिए आप या कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जिनको रखने के लिए आपको यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है या अदर कई प्लेसेज पे जाना पड़ता है जहां पर ये कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज हो। तो मैंने अक्सर देखा है, बीइंग एग्रो इंडस्ट्रीज कंसल्टेंट, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि यार मैंने मिर्ची खरीदी है पर डीसा के गोदाम में रख रहा हूं,
मैंने ये फलानी आइटम खरीदी है, हल्दी खरीदी है, यहाँ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, मुझे है ना डीसा के किसी गोदाम में मेरा माल पड़ा है। होता क्या है कि जब आपने डीसा के किसी गोदाम में या गुजरात के किसी गोदाम में माल रखा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो फिर यहाँ पे या तो इंडस्ट्री नहीं लगाएगा या फिर यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज और उनके लिए ढूंढेगा कि कहां पर कोल्ड स्टोरेज है, मैं अपना माल कहां पर रख सकता हूं। और आपको मानना ही पड़ेगा कि एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में जो प्रोड्यूसेज होता है उनके लिए वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग अलग 3 डिपार्टमेंट की सब्सिडियां हैं। रिप्स में भी है जहां आपको 25% तक सब्सिडी मिलती है, तो आप रिप्स में क्लेम कर सकते हैं। फिर है ना नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सब्सिडी चलती है जो 35% सब्सिडी है अपने एरिया में। बाकी वो नेशनल हिली एरिया और वो है तो वहां पर 50% है। आपका मैक्सिमम स्टोरेज है वो 500 MT से 1000 MT तक होना चाहिए। मैक्सिमम सब्सिडी 7.5 करोड़ तक है। आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 7.5 करोड़ का मतलब हुआ 22-23 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो सारा इसमें एलिजिबल हो जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिसमें ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर में स्कीम ऑपरेट करती है। कोई भी स्कीम में जब आप बेनिफिट लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं, या तो फिर आप पार्टनरशिप बनाते हैं, या तो फिर कंपनी बनाते हैं। तो जो भी आपकी फर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। जब भी किसी सब्सिडी स्कीम में आप अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना सबसे जरूरी है और वो आपको देखना है। तो हर एक स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होता है कि इसमें इंडिविजुअल अलाउड है या फर्म अलाउड है या कंपनी अलाउड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलाउड है। तो सारे के सारे स्कीम में एलिजिबिलिटी का वो पार्ट आपको देखना है। कई बार क्या होता है, अरे सर मैंने तो अप्लाई तो किया था बट मेरे को तो फायदा मिला ही नहीं, मैं तो बाहर हो गया। बाहर इसलिए होते हो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा ही नहीं, तो वहां पे भी आप बाहर हो सकते हैं। तो ये NHB का 50 मतलब आप 22-25 करोड़ तक का अगर आप लगाते हैं यूनिट तो आप 35% के हिसाब से 7.5 करोड़ तक की सब्सिडी उठा सकते हैं, सब्जेक्ट टू वेरियस प्रोविजन। फिर एक और है, ये था कोल्ड स्टोरेज के लिए। एंड देन फिर अगर आप कोई वेयर हाउस बनाते हैं, वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में ये होता है कि कुछ एयर कंडीशन का फर्क होता है। वो एयर कंडीशन होता है, वो एयर कंडीशन नहीं होता है, बस यही फर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। अगर आप वेयर हाउस बनाते हैं या फिर रिनोवेट करते हैं, इन दोनों ही केस में एक नाबार्ड की स्कीम चलती है जिसे बोलते हैं ग्रामीण भंडारण योजना। इस योजना में सारे के सारे एप्लीकेंट है वो एलिजिबल हैं और ये स्कीम जो है गांव के फार्मर और उनकी क्रॉप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखी है और एज ऑन डेट लाइव है। अगर आप SC ST और शेड्यूल्ड कास्ट से हैं या कोऑपरेटिव हैं तो आपको 33.33% कैपिटल सब्सिडी मिलती है और मैक्सिमम 3 CR। हेलो, अगर आप फार्मर हैं या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखी है या तो फिर आप कोऑपरेटिव हैं तो आपको 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, मैक्सिमम 2.25 CR यानी कि 2.25 करोड़। फिर बाकी के जो भी लोग रह गए उनको 15% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, मैक्सिमम 1.35 CR। और मैंने पहले भी बोला कि अगर आप कोई दूसरी स्कीम में फायदा ले रहे हो तो ब्याज की सब्सिडी का आप ना रिप्स के तहत फायदा ले लो। दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आप दोनों ही में अलग अलग बेनिफिट ले सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करो और आपने मान लो कैपिटल सब्सिडी ले ली तो आपको रेवेन्यू सब्सिडी कहां से कैसे लेनी है वो भी आपको डिसाइड करना है। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में पहले हमारे यहाँ पे एग्रोबेस इंडस्ट्रीज 90 बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच
मुख्य सचेतक जी राजस्थान असेंबली श्री जोगेश्वर जी गर्ग पधार चुके हैं। ठीक है, थैंक्स।